बच्चों जो लेसन नेक्स्ट लेसन है वो है हमारा प्रक्षेप गति। कि प्रक्षेप गति क्या होती है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब किसी वस्तु को आप पृथ्वी के तल से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हो, है ना, तो वो वस्तु हमारी क्या करती है, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ गति करती है। यानी कि माइनस के जी गुरुत्वीय त्वरण से क्या होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक। और जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हो, तो जो पृथ्वी होती है वो हर वस्तु को क्योंकि अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण वस्तु क्या होती है, वो हमारी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। ये तो मोशन होगा जब हम किसी वस्तु को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं या वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु को या किसी पिंड को, ये हमारा क्षैतिज स्थल है, उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ ना फेंक कर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत ही हम जो आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा से या वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ अलग डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से फेंके। जैसे कि जब गेंद से आप जो बॉल जब आपकी गेंद से बल्ले से टकराती है तो क्या होता है, टकराकर फिर ऐसे मोशन में गति करती है। तो हम इस वस्तु को सीधे ऊपर की तरफ ना फेंक कर, वर्टिकली अपोजिट ना फेंक कर, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से किसी भिन्न डायरेक्शन में जब फेंकते हैं तो वस्तु हमारी इस तरीके से कर्व पाथ पर गति करती है। तो इस कर्व पाथ को हम कहते हैं प्रक्षेप पथ, और इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना। तो परिभाषा हमारी प्रोजेक्टाइल पाथ की क्या हो गई कि जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत उसके प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से कुछ अलग दिशा में जब फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वर्टिकली ऊपर की तरफ मोशन ना कर एक कर्व पाथ पर गति करती है। इस गति को हम कहते हैं प्रक्षेप गति। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो अगर ये कोई छत है, इस छत से अगर हम बॉल को सीधे नीचे न डालकर थोड़ा सा इस तरीके से फेंके, मतलब बॉल को मैंने ऐसे फेंका, तो ये क्या होगी, ये जो बॉल होगी ऐसे जाकर इस तरीके से कर्व पाथ अपनाती हुई या चलती हुई क्या होगी, ज़मीन पर आ जाएगी। इसी तरीके से जब क्रिकेट के खेल में क्या होता है कि जब बॉल गेंद से जो बॉल होती है जब बल्ले से टकराती है, तो टकराने के बाद जब उस पर हिट किया जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करती हुई जाती है। ऐसे ही जेवलिन थ्रो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, जेवलिन थ्रो में हम क्या करते हैं, भाले को फेंकते हैं, तो भाला भी क्या करता है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करते हुए यहाँ पर आता है ना। तोप से अगर कोई गोला छूटता है तो भी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करता है। तो ये सारे मोशन हमारे क्या है, प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। अब इसमें ये जो वस्तु है हमारी, ये ऐसा कर्व शेप पर ही क्यों गति करती है। होता क्या है बच्चों कि जब आप वस्तु को वर्टिकली अपोजिट ऊपर की तरफ ना फेंक कर इससे कुछ क्षैतिज तल से किसी कोण पर जब किसी वस्तु को फेंकते हो, तो इस प्रारंभिक वेग के बच्चों दो घटक हो जाते हैं। एक तो हमारा हो जाता है यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हमारा हो जाता है यू साइन थीटा। तो इस यू कॉस थीटा के कारण वस्तु जो होती है वो क्षैतिज गति करती है। ठीक। और इसमें इसके अत्वरित गति होती है, मतलब इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यू साइन थीटा के कारण, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसके कारण जो वस्तु होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करना शुरू करती है, यानी कि ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। ठीक। और उस पॉइंट पर जाकर पहुंचती है जहां पर उसका ये जो वेग है यू साइन थीटा वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर 0। तो ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। और इस मैक्सिमम के हाइट के बाद क्या होता है, फिर से नीचे की तरफ वापस लौटना शुरू कर देती है। तो जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ना फेंक कर क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो उस वस्तु के अंदर दो तरह की गति होती है। एक तो क्षैतिज गति होती है और दूसरी गति होती है ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति। तो इन दोनों गतियों के म्यूचुअल इफेक्ट के कारण ये वस्तु हमारी क्या करती है, एक प्रोजेक्टाइल पाथ पर गति करती है। अब ये जो मोशन, ये जो पाथ है हमारा, ये सबसे पहले गैलीलियो जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था।
तो ये पाथ मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, इसको आप लोग देख लीजिए। इसके लिए हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया। हमने माना कि जो वस्तु है हमारी ये यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकी जाती है। तो जब थीटा कोण पर फेंकी जाती है तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन पर गति हमारी करती है। तो ये हमारा हो गया इसका वेग यू, ठीक, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो ये जो वो होगा ये यू कॉस, इसके दो कंपोनेंट हम करेंगे। एक तो हमारा ये हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट हमारा होगा वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। आप लोग बच्चों से पहले वाले इसमें जो वेक्टर वाला जो था ये हमारा है यू साइन थीटा, साफ साफ लिख लीजिए यहाँ पर। जो आपका वेक्टर्स वाला वो था उसमें बताया भी था कि किसी वेक्टर के दो घटक किए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उससे हम बोलते हैं यू कॉस थीटा, ये एंगल के साथ वाला होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं यू साइन थीटा, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के कारण वस्तु में क्या होता है, वस्तु हमारी क्षैतिज दिशा में गति करती है। तो ये जो वेग है हमारा यू एक्स, यहाँ हमारा क्या वेग है यू एक्स, तो यू एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। और इस दिशा में क्योंकि इसका वेग कांस्टेंट है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जो त्वरण होगा इस केस में क्षैतिज दिशा में वो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस वेग के कारण इस दिशा में जो चली गई दूरी अगर हम x माने तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी बराबर हमने मान लिया x। आप लोग को पता है बच्चों कि दूरी बराबर अब क्या होता है हमारा चाल गुणा समय। क्षैतिज दिशा की दूरी मेरी क्या है x, और इस डायरेक्शन में चाल यानी कि ये जो वेग है हमारा क्या है यू कॉस थीटा है, इनटू हमने माना कि ये वस्तु जो होती है वो ए से बी तक पहुंचने में टी समय लेती है। तो ये मेरा जो तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें ये हो गया। तो यहाँ से जो टी का मान होगा वो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब इसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल मोशन को अगर लिया जाए तो आप लोग क्या देखते हो कि ये वस्तु है जो बच्चों वर्टिकल मोशन में यू साइन थीटा से चलना हमारा शुरू करती है, और धीरे धीरे क्या होता है क्योंकि ये क्या कर रही है गुरुत्वीय त्वरण की विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो एक बिंदु P जब ये इस बिंदु A पर पहुंच जाती है तो हमने माना कि इस बिंदु A पर पहुंचने पर इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हमने मान लिया ये एक्स वाई है। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा वाई, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये हमारा हो जाएगा ये पॉइंट अगर A माना जाए, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई h, ये पॉइंट B है, यहाँ पर हमने इसके वो मान लिए एक्स कॉमा वाई दो कोऑर्डिनेट्स मान लिए बी के, ई के हमारे एक्स कॉमा वाई। एक्स हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, वाई हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी क्यों लिया, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण की विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ गति कर रही है ना। तो अब h की वैल्यू यहाँ पर क्या है, h क्या होती है हाइट, और ये हमारी यहाँ पर किसके बराबर है y के बराबर है। तो y बराबर हो जाएगा u मतलब ऊपर की तरफ वेग, वो हमारा क्या है u साइन थीटा है। तो u की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब t की वैल्यू बच्चों हमने ये निकाली थी, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u से u हमारा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया हमारा x इंटू टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर।
और ये जो फॉर्म है ये y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर की तरह है, और ये जो इक्वेशन होती है ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसका मतलब जो प्रक्षेप का पथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, यानी कि कर्व शेप में होगा। और इस स्टेटमेंट को सबसे पहले किसने प्रूव किया था, गैलीलियो ने प्रूव किया था। अब इसके बाद बच्चों आता है कि प्रक्षेप का उड्डयन काल बच्चों क्या होता है कि जब किसी पिंड को आपने प्रक्षेपित किया, मतलब पृथ्वी से किसी थीटा कोण पर जब आपने किसी पिंड को यहाँ से फेंका, तो उसको इस पृथ्वी पर वापस लौटने में, यानी कि ए से बी तक यहाँ तक पूरा जाने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले ये ए से कहाँ तक जाएगा, इस बिंदु ये अगर ओ माने तो ओ से पहले कहाँ तक जाएगा, ए पर जाएगा, और ए से फिर ये बी पर वापस लौट कर आएगा। तो ओ से इस मैक्सिमम हाइट ए तक पहुँचने में लगा समय पहले हम निकाल लेंगे, है ना। तो हमने माना कि इस मैक्सिमम हाइट ए पर पहुँचने पर उसका जो वेग था u sin थीटा वो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि ये जो पथ है हमारा वो क्या है, मृत्यु दंड की विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ है। v की वैल्यू तो मेरी 0 हो गई, u इज इक्वल टू क्या है, u sin थीटा, और g की जगह g, तो सारी वैल्यूज़ का आप इस इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा 0 बराबर u sin थीटा माइनस जी टी। तो जी टी बराबर हो जाएगा u sin थीटा, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। ठीक, अब ये जो समय है हमारा, ये समय क्या है, इस पार्टिकल का ये इस पिंड को O से A तक पहुंचने में लगा समय। अब जब वस्तु A से B पर आएगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी इसको इतना ही समय लगेगा। तो अगर इस टाइम को हम डबल कर दें तो पूरा हमको O से पूरा B तक पहुंचने में लगा समय निकल आएगा। यही हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो कैपिटल T होगा वो 2 इंटू टी, यानी कि 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या होगी कि जब हम किसी वस्तु को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो किस मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा, है ना। उसको कैसे निकालेंगे, अभी आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा जो डायग्राम था वो इस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया था। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये इसका हो गया, ये u इसका वेग है, ये एंगल थीटा है, तो ये घटक हो गया मेरा u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है मेरा ये क्या हो गया, u sin थीटा। आप लोगों ने देखा कि ये मैक्सिमम हाइट ओ से चलना शुरू करता है, मैक्सिमम हाइट ए पर पहुंचता है, और यहाँ पर पहुंचकर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा वो 0 हो जाता है। ठीक, अब हमने माना कि ये हाइट मेरी क्या है, h, तो मुझे इस h का मान मुझे निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर जो जो मैक्सिमम हाइट पर जो एस का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहुँचकर मेरा वेग 0 हो गया। ठीक, तो u की वैल्यू मेरी क्या है, u sin थीटा, ये मेरा प्रारंभिक वेग हो गया, और अंतिम वेग v मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो जब अंतिम वेग मेरा यहाँ पर 0 हो गया और हाइट वेव जो मेरी h के बराबर है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये क्यों लगाएं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट आप किसी वस्तु को फेंक रहे हो। तो यहाँ पर v की वैल्यू तो 0 रखोगे, u की जगह क्या लिखोगे, u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की जगह g रखा और h की जगह हो गया h। तो 0 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh। तो 2gh बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो h होगा, h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गई हमारी प्रक्षेप की ऊंचाई। ठीक, ये क्या है, हमारी प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक, अब इसके बाद
अब इसकी परास क्या होगी, क्षैतिज परास। अच्छा, इसमें जो ऊंचाई है एच, वो किस पर डिपेंड कर रही है, मेन आपके एंगल थीटा पर डिपेंड कर रही है। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए यहाँ पर, तो एच की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि उससे में साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए होती है। तो जो एच मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रक्षेप पिंड की महत्तम ऊंचाई जो होगी, यानी कि एच मैक्सिमम होगा, ये किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति हाई जंप करता है, आप लोगों ने देखा होगा ना हाई जंप, एक तो होती है लॉन्ग जंप इस तरीके से, एक होती है हाई जंप की कितनी ज़्यादा मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर को बैलेंस्ड करके वर्टिकली ऊपर की तरफ उछालना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ज़मीन से एंगल, ये हमारा क्षैतिज तल है, अगर इस क्षैतिज तल से जब वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तभी वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है ना। तो जो हाई जंप वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर को इस तरीके से फोल्ड करके उछालते हैं कि ज़मीन से उनका कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास बच्चों क्या होता है, इसमें जो प्रक्षेप होता है वो अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है। मतलब आपने क्या किया, वस्तु को यहाँ से कैसे फेंका, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण, क्षैतिज तल से थीटा कोण बनाते हुए फेंका। ये हमारा क्षैतिज तल है, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये मेरा यू हो गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक इसने जितनी क्षैतिज दूरी की कवर की, ये क्या कहलाती है, इसकी परास कहलाती है। इसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक, ये होती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इस परास को कैसे निकालोगे, आप लोगों ने देखा था कि जो क्षैतिज दिशा में जो वेग था वस्तु का, वो हमने क्या लिया था, यू कॉस थीटा लिया था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु जो कवर करती है, तो इस वेग के अंतर्गत कवर करती है। ठीक, तो आप लोगों ने क्या देखा था कि क्षैतिज दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगाया, हमने इसलिए लगाया क्योंकि क्षैतिज दिशा में इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो मोशन है वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, अत्वरित गति है। ठीक है, तो क्षैतिज दूरी हमारी आर है, और चाल कितनी है इस दिशा में, यू कॉस थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय हमने माना था कैपिटल टी। ठीक, और इस कैपिटल टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, आप लोगों ने पीछे डिराइव किया था, ये था हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि आर बराबर यू इंटू यू पहले कर लो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एक साथ लिख लेंगे अपॉन जी, और ये होता है साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये जो मैक्सिमम रेंज जो हमारी आई, जो मैक्सिमम रेंज नहीं रेंज जो हमारी आई, आर की वैल्यू, आर का फॉर्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, तो अगर परास की परिभाषा लिखनी है तो आप क्या करोगे, प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसका क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला हमारा ये निकला। अब यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि आर की वैल्यू मेन किस पर डिपेंड कर रही है, एंगल थीटा पर डिपेंड कर रही है,
और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है साइन के लिए 1, और ये होता है साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हो गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु को हम क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी कि इसकी जो परास होगी ये कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और इस आर मैक्सिमम का मान कितना होगा, आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू फॉर्मूला हमारा क्या था, आर का जो फॉर्मूला था वो था हमारा यू, यहाँ मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, आर बराबर था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये मैक्सिमम कब होगा, ये वैल्यू जब 1 होगी, तो यानी कि जो आर मैक्सिमम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। लेकिन ये कब होगा, जब वस्तु को क्षैतिज तल से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या किया जाए, फेंका जाए। ठीक है, इसीलिए जेवलिन थ्रो होता है जो आपका, या लॉन्ग जंप होती है, उसमें जो थ्रोअर होता है अगर वो अपनी बॉडी को या अपनी थ्रो को ज़मीन से अगर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो करेगा तो क्या होगा, वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो जो लॉन्ग जंप होती है उसमें जो एंगल होता है मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए, वो तो 45 डिग्री होता है। लेकिन जो लॉन्ग जंप होती है उसमें हम जो एंगल लिया था, हमने कितना लिया था, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी हाई जंप में हमने कितना लिया था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और लॉन्ग जंप के लिए एंगल हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। लेकिन बच्चों इसके कुछ लिमिटेशंस भी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कब कब होना, प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होने का प्रतिबंध, मतलब हम जो अगर किसी वस्तु को हम क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो पथ मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन में हो, यानी कि पैराबोलिक मोशन में हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस हाइट पर हम फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अन्यथा जी का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब रॉकेट को वो लॉन्च किया जाता है तो वो वर्टिकली ऊपर की तरफ होता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इतना वेग ज़्यादा होता है कि वो वायु के रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। उसके ऊपर वायु के रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनका जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो परवलयाकार नहीं होता, वर्टिकली अपोजिट वो ऊपर की तरफ गति करते हैं। ठीक है, तो दूसरी हमारी कंडीशन क्या निकली कि जो प्रक्षेप का वेग है वो कम होना चाहिए, प्रक्षेप का वेग कम होना चाहिए। अब हाइट कम करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि बच्चों अगर आप एक मैक्सिमम हाइट के बाद से ऊपर अगर प्रक्षेप हमारा चला जाता है तो जी के मान में परिवर्तन होता है। ध्यान रखो बच्चों कि जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है ना। तो अगर एक मैक्सिमम हाइट से ऊपर अगर वस्तु हमारी चली जाएगी तो जी का मान बहुत ज़्यादा, जी का मान चेंज हो जाएगा। और जब जी का मान चेंज हो जाएगा तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमारा पैराबोलिक नहीं होगा। तो इसीलिए जो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये प्रक्षेप का वेग कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रक्षेप की जो रेंज बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब परास बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रेंज मतलब परास, अन्यथा जी की दिशा बदल जाएगी। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेंज का मान ज़्यादा हो जाएगा तो जी की डायरेक्शन बदल जाएगी, अन्यथा जी की दिशा बदल जाएगी। तो ये पैराबोलिक पाथ होने के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं।
इसीलिए जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है या हाथ से कोई गेंद फेंकी जाती है तो उन सब में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि वेग बहुत ज़्यादा ना हो, रेंज बहुत ज़्यादा ना हो, और जो प्रक्षेप की ऊंचाई वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, तभी हमारा पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा।